और उन्होंने ये देखा कि जो 80% हैं वो तो एकदम क्लियर कट इसमें से निकल जाते हैं, वो थैलेसीमिया को कैरी नहीं कर रहे। लेकिन जो 30% लोग हैं, 32% लोग हैं जो डाउटफुल केस के अंदर आते हैं, बाकी 20% में से जो डाउटफुल केस के अंदर आते हैं उनकी उन्होंने सीबीसी रिपोर्ट देखी और फिर कंफर्म टेस्ट करवाया। कंफर्म टेस्ट का नाम से आप लोगों को कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका नाम है HPLC। ये टेस्ट का नाम है, अलग से व्हाइट के अंदर बना करके रखी है, जहां मैंने ये लिखा है कि रक्त की सीबीसी जांच से भी कुछ सीमा तक इस रोग का पता चल जाता है, लेकिन कुछ सीमा तक डॉक्टर मतलब वेरीफाइड नहीं है, इसलिए ये जानकारी आपको कहीं इस पे गूगल पर नहीं मिलेगी। मेरे को 2 साल हो गए इसके पीछे लगे हुए, कभी कोई डॉक्टर बताता है, कभी कोई पेशेंट बताता है, कभी किसी लैब वाले ने बताया। यहाँ पर एक तो मैंने लैब कौन सी बताई, लैब, एक सिडाना जी की कौन सी लैब है, सिडाना पैथ लैब, इसी के साथ आगे आकर के है, थोड़ा सा इसके पास ही है। इन लैब वालों ने नहीं बताया, ये डॉक्टर सिडाना जी ने बताया। जिनकी पैथ लैब चलती है वहां डॉक्टर सिडाना जी ने बताया, लाल पैथ वालों ने बताया, और लाल पैथ के हैं मोहित जी। मैं खुद डॉक्टर को नहीं लाई, लेकिन जिनसे मैंने कंसर्न किया उसके बारे में बता रही हूँ। तीसरे जो हैं ये दिलप्रीत, डॉक्टर दिलप्रीत कोचर, हालांकि इन्होंने नहीं बताया, लेकिन मैं साल भर पहले इनके पास गई थी, क्योंकि इनके पेशेंट यहाँ आकर के, अगर किसी के परिवार में है तो उसके चाचा के, उसके पीहर के परिवार में, लड़की के फादर के पीहर के परिवार में, उन सबको ही ये टेस्ट करवाने चाहिए। जिनके मतलब जैसे किसी बच्चे के है तो हस्बैंड के भी होगा। अब वापस अपनी लाइन पे आती हूँ, यहां तक आप लोगों को पता चल गया, ये 3 डॉक्टर्स या लैब वाले जिनसे मैंने पता किया, उसके अलावा आप उनके साथ मतलब कांटेक्ट नहीं कर सकते। दिल्ली में मेरे खुद की ताया जी की पोती है, क्योंकि ताया जी का बेटा, भाभी, बहन, जीजा जी, उन किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो हमारी एज के हैं, और जो आपकी एज के आगे डॉक्टर बन चुके उन लोगों ने ये बताया। क्योंकि आज ये बीमारी के बारे में बहुत जानकारी फैलती जा रही है और लोग अवेयर होते जा रहे हैं। तो अब मैं स्टार्टिंग से आती हूँ। जो थैलेसीमिया है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो थैल माइनर, हाफ ले रही हूँ नाम इसका, थैल माइनर, और दूसरा ले रही हूँ थैल मेजर। थैल माइनर के बारे में मैंने तुम्हें थोड़ा सा बताया कि थैल माइनर कोई भी बीमारी नहीं है, ये आनुवंशिक रोग है जो हमारे जीन्स के अंदर होता है, लेकिन इसके कोई भी लक्षण नहीं होते। जो नोट करना चाहो वो कर सकते हो। और दूसरा जो रोग है वो है थैल मेजर। यदि धीरे धीरे करके एक ऐसे व्यक्ति की शादी जो थैल माइनर है उसकी ऐसी लड़की के साथ हो जाती है जो खुद भी थैल माइनर है, तो दोनों का पेयर क्या बन गया, थैल माइनर थैल माइनर। मतलब दोनों के जीन्स के अंदर वो बीमारी है, ना तो लड़की को पता है और ना लड़के को पता है। ना लड़के को पता है कि हमारे मम्मी पापा में से किसी को है, वो कभी बीमार नहीं हुए, उनको कोई लक्षण नहीं थे। लड़की को भी नहीं पता कि हमारे मम्मी पापा को ऐसा है या मेरे को ऐसा है या मेरे दादा और दादी को ऐसा है, क्योंकि यहाँ तक तो अपने परिवार में रहते हैं, हमें पता होता है। लेकिन हमें यह नहीं पता कि तीसरी पीढ़ी है उसको खून चढ़ रहा है, उससे पहले वाली पीढ़ी में कोई ऐसा बच्चा हुआ था जो 10 साल का था, 5 साल का था, 2 साल का था, वो डेड, वो अपनी जिंदगी को सरवाइव नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो थैल मेजर से पीड़ित था और बहुत पहले इसका पता ही नहीं चलता था। आज लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो कोई डॉक्टर, 50 में से 1, 100 में से 2 डॉक्टर हो सकता है कि जानकार हो और वो बच्चे की इस बीमारी का पता लगा सके। अब जो थैल मेजर है, यदि माता पिता दोनों थैल माइनर, माता पिता दोनों थैल माइनर हो
तो बच्चे में वो रोग आ जाता है, लेकिन कितने प्रतिशत? सिर्फ 25%। 50% उस रोग को कैरी करेंगे, पता नहीं चलेगा। 25% बिल्कुल स्वस्थ होंगे, उनका भी पता नहीं चलेगा। सिर्फ 25% के अंदर संख्या इतनी बढ़ती जा रही है। 200 बच्चे यहाँ पर ब्लड चढ़वा रहे हैं, 200 से ऊपर हैं। 3000 से ज्यादा बच्चे हैं जो जयपुर के अंदर ब्लड चढ़वा रहे हैं। 10,000 से ज्यादा बच्चे भारत के अंदर इस टाइम जन्म ले रहे हैं जो थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित हैं, सिर्फ 20%, 5%। और सरकार के बारे में यदि हम कहें कि हर बार जब थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है तो सदन के अंदर, अपर सदन के अंदर इसकी गूंज उठती है। क्या उठती है? कि ये फ्री कर दो, वो फ्री कर दो, इनके मतलब किराया फ्री कर दो, इनको पेंशन चालू कर दो, इनकी दवाइयां फ्री कर दो। लेकिन ये नहीं कहा जाता कि प्रेगनेंसी के टाइम इनकी जांच आवश्यक की जाए और उस जांच को फ्री किया जाए। यदि ये जांच फ्री हो जाए और जांच आवश्यक हो जाए, जो ये लेडी डॉक्टर हैं, तो ये रोग कभी भी किसी भी बच्चे की जिंदगी में नहीं आएगा। एक बार अपने मन में थोड़ा सा सोच के देखो कि अगर हमारे भाभी का, हमारे भाई का, हमारे चाचा का, कोई किसी का बच्चा ऐसा है जो 3 महीने के अंदर ही जिसको ये ब्लड चढ़ेगा, वो बार बार ब्लड चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, बार बार ब्लड, तुम्हें ऐसा फील होगा, है ना? यदि हम अपने पर ना ले, बिल्कुल अपने क्लोज पर लें, तब भी हमें इतना फील होगा कि अरे ये जिंदा ही नहीं रह सकता। अगर वो 18 साल का बच्चा है, उसको 1 महीना ब्लड ना चढ़ाएं, उसको हर हफ्ते ब्लड चाहिए, अगर 1 महीना ब्लड नहीं चढ़ाएं तो वो बच्चा जिंदगी को सरवाइव नहीं कर पाएगा, डेड हो जाएगा। और उसके अंदर इतने रोग इकट्ठे हो जाते हैं, धीरे धीरे। अब हम फिर से आते हैं मेन पॉइंट पर। यदि माता पिता दोनों थैलेमाइनर हैं तो बच्चे में ये रोग 25% आ जाता है। 25% आ जाता है। डस्टर कहाँ गया? अब आप लोग साइंस के, कुछ बच्चे साइंस के बैठे हैं और कुछ आर्ट्स के हैं। 12th क्लास के अंदर आप लोगों के एक लेसन भी आएगा। तो अब मैं इस चीज को ले रही हूं कि बच्चे का जन्म कैसे होता है। जानते हो इसके बारे में बहुत से बच्चे। मैं इसको XY ना लेकर के मैं लेती हूं AN, जो नहीं है, कोई भी रोग ये इस रोग को कैरी नहीं करता। और B उसका दूसरा जीन बीमार है। एक जीन स्वस्थ है और एक जीन बीमार है। सेकंड पेयर के अंदर चाहे वो लेडीज लें चाहे जेंट्स लें, एक पेयर, इस पेयर में से एक जीन स्वस्थ है और एक जीन बीमार है। समझ में आ रही है? अब शिशु का जन्म कब होता है? जब इनमें से X के साथ, XY के साथ रिएक्शन, मान लो कुछ भी मानो, तो N ने N के साथ क्रॉस किया, निषेचन किया, तो जो शिशु पैदा होगा वो होगा N, उसके जीन्स होंगे NN, मतलब दोनों ही नॉर्मल। यदि N का B के साथ निषेचन हुआ तो ये बनेंगे NB, एक बीमार कैरियर हो गया। ठीक है। अब B से हम शुरू करते हैं। B का N के साथ मिलकर के निषेचन होता है। अगर शिशु का जन्म होता है तो फिर ये NB या BN वो एक ही बात है। अब जो लास्ट स्टेज है वो देखिए, BB, ये क्या हो गए? दोनों जीन्स बीमार। ये 100% अगर हो तो ये तो हो गया 25%, ये हो गया टोटल 50% और ये हो गया 25%। कई ऐसे बच्चे, कई ऐसा कहते हैं कि हमारे उसके था, उसके 2 बच्चे तो सही थे, एक बच्चे के हुआ, है ना, एक बच्चा तो सही था, दूसरे बच्चे के हो गया, 2 बच्चे पहले सही थे, तीसरे का हो गया, ये तो कर्मों का फल है ना। और ज्यादातर ऐसा कहते हैं कि हमारा बेटा तो सही है तो ही पीछे से लेके आई है ये बीमारी को, ऐसा भी होता है। और वो जो सहन करना पड़ता है, वो सहन तो माता पिता दोनों को करना पड़ता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा कष्ट होता है वो माँ को ही होता है। क्यों? लड़का बाहर चला गया, सारा दिन बच्चा किसके पास रहेगा? माँ के पास। और जो माँ के पास अगर बच्चा रहेगा वो खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, कोई चीज उसको भूख नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि उसके अंदर ब्लड ही नहीं है।
5 है, 6 है, 7 है, 4 है, 3 है। जब जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे वैसे हर रोग उसको घेर लेता है। तुम्हें मालूम है पीलिया के अंदर क्या होता है? आंखें पीली हो जाती हैं, रंग सफेद हो जाता है ना, जीभ सफेद हो जाती है, और उससे कुछ खाया पिया नहीं जाता। कोई भी जैसे जरा सी ठंड हुई उसको लग गई जुकाम लग गया, जरा सी गर्मी हुई पोटी लग गई, जरा सा बीमारी हुआ उसको कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और फिर बार बार डॉक्टर के पास। जब हमें पता चलता है कि ये थैलीसीमिया मेजर रोग से पीड़ित है, उसके बाद उनकी एक प्रक्रिया चालू हो जाती है। माँ बाप इतने डूब जाते हैं अवसाद में कि हमारा बच्चा थैलीसीमिया कैरियर क्यों हो गया। ना तो मैं कैरियर थी और ना ही मेरे हस्बैंड कैरियर थे, लेकिन पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर इसका जो है वो किया जाता है डायग्नोसिस। तो वहां ये पता चलता है, जब बच्चे को ये देखते हैं कि इसके अंदर ब्लड की इतनी कमी है, उसकी रिपोर्ट लेने से पहले आजकल डॉक्टर मदर और फादर की पहले रिपोर्ट लेते हैं और ये देखते हैं कि मदर और फादर दोनों ही थैलीसीमिया कैरियर हैं, और फिर बच्चे को देखते हैं कि ये थैलीसीमिया मेजर हुआ। इससे फायदा ये होता है कि मदर और फादर दोनों ही इस बारे में जानकार हो जाते हैं। अगर 10,000 में से कोई एक भी व्यक्ति पीछे पड़ जाए कि मेरे को इसकी अवेयरनेस फैलानी है, आजकल अवेयरनेस फैलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। यदि आप लोग सब बच्चे सिर्फ इस चीज की फोटो खींचकर अपने अपने वीडियो के अंदर अपने अपने साथियों के साथ शेयर करें, सिर्फ शेयर करके ना छोड़ें, उन्हें बताएं। जितना तुम्हें याद रहता है, जितना आप लोग पढ़ाई करोगे उसको बीच में ले सकते हो, या किसी भी अपने YouTube के अंदर निकालो, गूगल के अंदर निकालो। गूगल में बहुत डिटेल आ जाती है, YouTube में आपको आसानी से मिल जाएंगे। 6 डॉक्टर बड़े बड़े BMT वाले बैठे हुए हैं जो इस रोग का स्पेशल इलाज करते हैं। खर्च मैंने तुम्हें बता दिया कितना, 20 लाख से लेकर के 50 लाख जो डॉक्टर लेते हैं, और उसके अलावा जो आपको 6 महीने 8 महीने कहीं बेंगलोर और पुणे और बॉम्बे जाकर रहना पड़ता है, उसका खर्च अलग है। हर चीज खानी पीनी पड़ती है। और कहीं भी आप जहां भी रहोगे ना, जिस घर में जाके रहोगे वहां किराए पर लेकर, आपको उस घर से बाहर नहीं निकलना। कोरोना की तरह से आपको जो चीज चाहिए, आजकल जैसे सुविधा है, आप वो वहां से मंगवाया, वहां से मंगवाया, वहां से मंगवाया, आपके मोबाइल फोन को यूज करोगे और घर पे ही हर चीज। किसी कपड़े की दुकान पर नहीं जाना, कहीं आप लोगों को जहां तक आपको प्रिकॉशंस रखनी है नहीं जाना। यदि आप जाते हो तो बच्चे की जो इम्यूनिटी है, आप बाहर हो नहीं हो सकते हैं, और तब क्या करना है, सावधान हो जाएं और आने वाले जीवन भर की परेशानी से बचने के लिए थैलीसीमिया की जांच करवाएं। जांच का नाम मैंने यहाँ लिखा, आप डॉक्टर को बताने की है। आधे घंटे से आपके सामने खड़ी हूँ, इतना बहुत है ना। फुल फॉर्म होगी, मैं 10 बार पढ़ती हूँ, उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर चाहोगे तो इसको सब YouTube से और गूगल से सब चीज देख सकते हो। ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं टूटते हैं, और ये चीज समझ में आ गई, फिर आप उसकी जानकारी अपने आप ले सकते हो। लेकिन दिमाग में रखना कि प्रेगनेंसी से पहले, और एक बात और बताऊं, सबसे आसान तरीका इससे बचने का, इसको मिटा दो, नोट कर लिया। इससे बचने का बहुत सरल तरीका, जितना अनजान रहोगे और इस बीमारी से ग्रसित हो जाओगे, उससे बहुत ज्यादा आसान है कि मैरिज से पहले ही आप इसकी जानकारी ले सकते हो। कैसे? अपनी CBC रिपोर्ट से। अपनी CBC रिपोर्ट ना देखो तो अपने मदर फादर की देख लो, अपने दादा दादी की देख लो। अगर आपको कुछ भी सिम्टम जो मैंने यहां बताए थे ऐसे दिखते हैं, और इसके अंदर नोट कर लो MCV/RBC, इसके अंदर लिखा है MCV/RBC। यदि इसका रेशो 14 से कम आता है तो आप कैरियर हो सकते हो नहीं हो सकते हो, तब आपको ये टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है। ये लिखा हो, घर से परमिशन लेके आओ, थोड़ा लिखवा के आओ कि हमारी तरफ से CBC करवा सकते हैं। और अगर खुद ही आप फ्री हो कि हमें तो करवानी है, हमारी तरफ से कोई वो नहीं आएगा, तो मैं वो CBC आपकी फ्री करवा दूंगी। इतना डोनेशन हम दे सकते हैं। आपको मालूम है कि रजिस्टर दिए थे, एक रजिस्टर के ऊपर क्या कीमत लिखी हुई थी?
85। और रजिस्टर जो मेन दिए थे मैंने, जो जिन्होंने ज्यादा नंबर लिए 2-2 दिए थे, इसका मतलब 200 रुपए के आसपास, 150 रुपए के आसपास एक खर्चा आ गया। मैंने 55 बच्चों को दिए, है ना, कुछ को छोटे कुछ को बड़े। तो हम लोगों ने किसकी हेल्प ली? 10 मैडम ने दिए थे और रजिस्टर मेरी तरफ से। वो हर साल ही देते हैं, एक साल नहीं है, हर साल देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि मेरी पेंशन आ रही है, मेरे हस्बैंड की पेंशन आ रही है, 60,000 मेरी आई, 60,000 उनकी आई। हमने क्या करना है? बच्चे 3 है, तीनों बैंकों में लगे हुए हैं, भूख तो कभी जाती नहीं जाती ना, और कमा ले और कमा ले। और अगर खर्च करने की लत लग जाए कि हमें थोड़ा सा देना है, थोड़ा सा देना है, तो मैं कहूंगी नहीं, जुलाई अगस्त में मेरा ज्यादा खर्च हो गया, मुझे एक बार 10,000 और दे दो, बाद में देखी जाएगी, है ना। जब 60 आ रहे हैं तो उसमें से अगर 10,000 एक बार लेती हूँ, अगर 10 और ले लूंगी तो कहीं कोई कमी आने वाली नहीं है। और यदि हम इसकी भूख करेंगे, नहीं और इकट्ठा करें और इकट्ठा करें और इकट्ठा करें, तो हम लोग ने जो बताया वो आप लोग, मेरे को लगता है कि अपनी जिंदगी के अंदर सबक को लेकर के याद रखोगे। अगर प्रैक्टिकल आपने देख लिया तो आप नहीं भूल पाओगे उस स्थिति को। जो बच्चे, अगर आप मेरे साथ वहां चलो तो मैं आपको ये बताऊंगी, उन बच्चों के पेरेंट्स से बात करके ये बताऊंगी, या आप खुद पूछ सकते हो, जो भी बच्चा इस रोग से पीड़ित है उनके मम्मी पापा से पूछना, क्या आपको पता था कि हम इसको कैरी कर रहे हैं, हम बीमार हैं? क्या आपको पता था? हस्बैंड वाइफ दोनों को नहीं पता। और दोनों की ही सीबीसी, कम से कम मैंने 50-60 लोगों की सीबीसी करवाई, जो ये कह रहे थे कि हम तो कैरियर है ही नहीं, हमें तो कुछ है ही नहीं। और जो अनपढ़ हैं उनको पता नहीं होता कि हम कैरियर है। तो जब मैंने रिपोर्ट करवाई और इस फार्मूले को किया, तो वही जहां मैंने लिखा है कि सीबीसी से कुछ सीमा तक पता चलता है, तो जो मैंने 50 रिपोर्ट्स करवाई उसमें से 44 रिपोर्ट के अंदर, 46 रिपोर्ट के अंदर ये पता चला कि वो कैरियर थे। और 4 में क्यों पता नहीं चला?